मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कैसे हैं सब लोग? आई रियली होप दैट एवरीवन इज मेकिंग नोट्स ऑफ वट एवर वीडियो लेसन्स यू आर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट वन डायमेंशन क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। मैथ्स में आपने काफ़ी बार वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन और फिजिक्स में भी ऐसा रहता है। अभी हम 9th में सिर्फ वन डायमेंशन को डील करते हैं। वन डायमेंशन मोशन जस्ट लाइक योर ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस में हो सकता है, जैसे कि अभी मैं ये चल रहा हूँ, अगर हम इसको एक्स एक्सिस ले लें और इसी लाइन पे वापस, या मैं इस चीज़ को ऐसे ड्रॉप कर दूँ तो ये वर्टिकली डाउन जा रहा है, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते। तो ऐसे मोशन जो है एक ही एक्सिस पे रहे उसको हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो बोथ टाइम, जैसे रोड के ऊपर हम चल रहे हैं वो आपका एक्स एक्सिस टाइप मोशन हो जाएगा, और बाद में हम देखेंगे कि बॉडी जो है फ्री फॉल में ऊपर से नीचे गिर रही है, या हम नीचे से ऐसे किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, वो वाला मोशन हम इसमें मोशन इन वन डायमेंशन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक्स, लेट्स जनरली हैव अ लुक एट व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स का नाम सुनते ही अक्सर बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। दे थिंक दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट सब्जेक्ट है, जिसमें हम अपने आसपास होने वाले घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको हम फिनोमिनास कहते हैं। सो फिजिक्स इज इन लेमैन्स लैंग्वेज इट इज अ स्टडी ऑफ फिनोमिनास, नेचुरल हो गए या दूसरे, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे आपका सनराइज कैसे होता है, सनसेट कैसे होता है, थंडरिंग कैसे है, लाइटनिंग कैसे है, जो कि इनमें से कुछ टॉपिक्स जो है आपने 8th में पढ़े, जिनको हम फर्दर देखेंगे। इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, करंट पास करती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, कैसे है, हाउ डू हाइड्रो डैम्स वर्क, थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। तो ये सारी साइंस जितनी भी ये सारी फिजिक्स में है। नाउ इन रिगार्ड्स टू द चैप्टर, लेट्स रिवाइज क्विकली फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इजीली, एक्यूरेटली, जिनको मेजर कर सकते हैं। आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन। इनमें से कुछ हम इस बार फिर पढ़ेंगे, पर इस बार हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस बार फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो कैटेगरीज जो हमने पढ़नी है, वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये आपकी स्केलर और वेक्टर। नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट? What I'll do is at the end of the video lecture, maybe this one or the other one, I'll give you all the notes in regards to the quantities on the various topics that we will cover. Let's have a look at the topics before we go starting. Physical quantities है, then उसके टाइप, स्केलर एंड वेक्टर पढ़ेंगे। फिर यूनिट्स की क्या अहमियत है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे हम क्वांटिफाई करते हैं, ये मैकेनिक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में बहुत ब्रीफ से देखेंगे। यहाँ से आपका 9th क्लास का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट क्या है, मोशन किसको बोलते हैं, कब आप बॉडी को बोलते हैं कि रेस्ट में है या मोशन में है, इनका क्या आपस में लिंक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इनको हम क्वान्टिफाई करेंगे, विच वन इज स्केलर एंड विच वन इज वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी। इनको समझते हुए फिर हमारे पास आ जाएगा टॉपिक एवरेज स्पीड, जो आपके मैथ में भी कवर किया हुआ है, तो रिलेटिवली इस बार थोड़ा इजी होना चाहिए। फिर हमारे पास ये है कि इनको पढ़ने के बाद स्पीड की डिफरेंट टाइप्स, वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स हम एक्सप्लेन करेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ है। देन उसके बाद हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सेलरेशन, जिसका थोड़ा बहुत आप जानते हैं, 7th में आपने पढ़ा था। उसकी डेफिनेशन देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे और उसको समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को समझेंगे, किस टाइप की होती हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसको करते करते फिर यूनिफॉर्म मोशन में हम एक एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। फिर जैसे मैंने शुरू में कहा था, फ्री फॉल की बॉडी जो हम उसको बिना फोर्स लगाए ऐसे छोड़ देते हैं,
तो उसको समझेंगे क्या चीज है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज है। इन टॉपिक्स के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी देखते रहेंगे बीच बीच में। देन वी विल हैव टू स्टडी डिफरेंट ग्राफ्स। हम ये जो टर्म्स पढ़ी हैं हमने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनका ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके देखेंगे वर्सेस टाइम, कि टाइम के साथ कैसे कैसे बदलती है, क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम काइनेमेटिक इक्वेशंस डिराइव करके देखेंगे इस बार, जो आपने इक्वेशंस ऑलरेडी यूज की हुई हैं या करने वाले हैं। तो बीच बीच में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस लेते रहेंगे, नहीं तो एंड में चैप्टर में हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद ग्राफ्स। Now, as we were discussing about scalar and vector quantities, scalar quantities are those quantities, मैं आपको बोलता रहूँगा डेफिनेशन या पॉइंट्स, आप सुन के वीडियो पॉज करके आप साथ साथ लिख सकते हैं। आपको जैसे मैंने कहा था कि डाउनलोड कर लेना वीडियो, फिर उसके बाद थोड़ा इजी रहता है, you know, in order to save data. Now, scalar quantities are those quantities which can be expressed using magnitude alone. ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है, ओके, इसको समझेंगे हम। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पर हम इसको फिर दोबारा लेंगे। और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके लिए हमें दोनों चीजें चाहिए। अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गई, इसका क्या मतलब होगा या क्या चीज है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट्स सी, आई वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस डस्टर। अब आप ये देखिए, अंदाजन मैं एक इंच टेप या मीटर स्केल, जो आपके पास स्केल रहता है, उसको यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए कि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको ऐसे करूँ या मैं इसकी ऐसी डायरेक्शन चेंज करूँ, अगर मैं इसकी लेंथ फिर दोबारा मेजर करूँ, क्या ये चेंज करेगी? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी लेंथ को अगर ऐसे लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू जो 4 है ये चेंज नहीं करने वाली, ठीक है। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटीज का हो गया, ठीक है। इसके साथ ये सेंटीमीटर हमने क्यों लगाया है? क्योंकि ये हमें बताता है कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हैज अ मीनिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। 4 kg से हमें पता चलता है कि हम मास के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ 4 लिख देता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो 4 इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी, लेट्स फॉर इंस्टेंस वी टॉक अबाउट एन एग्जांपल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैग्नीट्यूड, वी नो दैट इन फोर्स वी यूज 10 न्यूटन फोर्स लगा करते हैं जैसे, ठीक है। अब कोई अगर पर्सन, मान लीजिए कि टेबल या बेड जिस पे आप बैठे अभी देख रहे हैं, या चेयर जिस पे आप बैठे देख रहे हैं, उसको मूव करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। अगर एक पर्सन कह रहा है कि मैं 20 न्यूटन फोर्स लगा के इस चेयर को मूव कर सकता हूँ, दूसरा पर्सन ऑन द अदर हैंड सेज कि मैं 20 न्यूटन की बजाय 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और ये चेयर मूव ही नहीं हो रही। और बाद में हमें पता चलता है कि वो पर्सन चेयर को फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा था, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, चेयर के ऊपर ऐसे हाथ रख के उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। क्या चेयर मूव होएगी? नहीं। पर अगर वो चेयर को पुश करे, चेयर मूव हो सकती है, हो जाएगी। या चेयर को फोर्स लगा के पुल करेगा, तो डायरेक्शन। अनदर एग्जांपल, लेट्स सी, हमारे पास ये एक पर्सन है, 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स ऐसे, तो ये दोनों फोर्स लॉजिकल है। द फोर्सेस विल ऐड अप, मेक अप 20 न्यूटन एंड दिस बॉडी वुड गो इन दिस डायरेक्शन। पर अगर ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन इस तरह से मूव करेंगे, देन व्हाट वुड हैपन? वुड द बॉडी मूव? द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल। द लॉजिक इज सिंपल, बिकॉज ये डायरेक्शन उल्टी है, वो उधर से लगा रहा है, इधर से लगा रहा है, नेट इफेक्ट इज जीरो, ठीक है। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का
एग्जाम्पल बेस्ट है समझने के लिए। यूनिट्स दोनों जगह आपको लगाने पड़ते हैं, फिर अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये हो गया आपका डेफिनेशन पार्ट, द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ देयर आर मेनी एग्जांपल्स यू कैन यूज, लेंथ, मास, देन टाइम, टेम्परेचर, देन यू हैव एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी, पावर, ये सारी, हीट is also a form of energy. So all form of energy, sound energy, electrical energy, they are all scalar quantities. इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बतानी होती है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर अगर हम देखें तो वेक्टर में एक पर डायरेक्शन आपकी सकती है, उसमें एग्जाम्पल्स आपके तौर पे आ जाएंगे फोर्स, वेलोसिटी, इसमें हम पढ़ने वाले भी हैं स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे स्केलर हैं। कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद आपके फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है, एंड मेनी मोर। मोमेंटम पढ़ेंगे, मोमेंटम भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में ये टर्म आएंगी। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ अल्फाबेट्स लिखे हैं। ऑन द अदर हैंड, while writing the vector quantities, I am using arrow. This is the way to represent scalar and physical quantity. Just a symbol, and here you just put an arrow on the symbol. तो इससे पता चल जाता है कि ये स्केलर है और ये वेक्टर। Scalar quantity is always positive. Third point, scalar quantity. थर्ड का भी फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स आ गई, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आ गई। दे आर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग ओनली सिंबल्स, दे आर यूज रिप्रेजेंटिंग बाय पुटिंग एन एरो अबव द सिंबल। फोर्थ पॉइंट, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। वेक्टर क्वांटिटी ऑन द अदर हैंड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाइल एक्सप्लेनिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अब लेट्स कम टू द अदर पार्ट, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स शॉर्ट में बस इतना ही है आपको बताने के लिए कि देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आल्सो। सो वन ऑफ द ब्रांच इज मैकेनिक्स व्हिच स्टडीज बॉडी अंडर मोशन। जो बॉडी मोशन में है उसको स्टडी करने वाली जो फील्ड है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। फिजिक्स की और भी बड़ी फील्ड है, थर्मोडायनेमिक्स है, टू स्टडी हीट एनर्जी कॉन्सेप्ट्स। फिर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो करंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपकी ऑप्टिक्स है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, एंड मेनी मोर, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपका जो है वो आ गया रेस्ट और मोशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तब हम कहते हैं कि किसी बॉडी को कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर आपको एग्जाम्पल देनी हो तो आप देख सकते हैं अपने आसपास, आप काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे अपने रूम में जो आपको रेस्ट में दिखेंगी। हालांकि आप अपने आप को रेस्ट में नहीं कह पाओगे क्योंकि आप थोड़ा बहुत हिलते डुलते, देखते देखते हिलते रहते हो। फिजिक्स में इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आप नोट करें कि जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हो कि ये मूविंग है, आप देखोगे कि उसके आसपास उस ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें और उसके आसपास जितनी चीज़ें हैं हम उनको सराउंडिंग्स कहते हैं, तो उसकी सराउंडिंग्स चेंज कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखें या मैं पूछूं आपको कि क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ, तो आप देखेंगे कि पीछे मेरी बैकग्राउंड जो है वो बार बार चेंज हो रही है। यू नो, मैं आपके कभी बिल्कुल सामने आ रहा हूँ, आपको सामने दिख रहा हूँ, कभी मैं बीच में लेफ्ट की साइड दिख रहा हूँ या राइट की साइड दिख रहा हूँ, तो वो चेंज होने से और मेरी बैकग्राउंड बार बार चेंज हो रही है, तो आप कहते हो कि मोशन में, ठीक है। सो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when it does not change its position for a long time। हर एक चीज़ को हम डिफाइन टाइम के हिसाब से करते हैं कि टाइम बीत रहा है पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सो द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। सो यू कैन से मे बी द चेयर यू आर सिटिंग ऑन इज एट रेस्ट, बेड जिस पे आप बैठे हो दैट इज एट रेस्ट, टेबल इन योर रूम इज एट रेस्ट, ठीक। एंड मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it is changing its position with respect to its surroundings with the passage of time।
जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसकी सराउंडिंग चेंज कर रही है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्ट एंड मोशन, these are two relative terms, they are relative to each other। relative वो वाले relative नहीं कि ये cousins हैं दोनों, या ये मामा है या भांजा है। let's understand what is the meaning of relative in physics। now हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो है उसको कह रहा है कि ये बॉडी जो है मेरे हिसाब से रेस्ट में है, but then there could be another object, another body, third one, according to that third person, third body, the object may be in motion। so इसीलिए we use that these terms are relative terms। example के तौर पे we all know, we have studied so well in science that earth rotates around its axis, but are we feeling it? No, we are not feeling it। why? Because we are also rotating with the earth, ठीक है। this is same like when you are sitting in a car or in a train। जैसे ट्रेन में आप आमने सामने सीट्स होती हैं, आपके आमने सामने जो बैठे हैं पर्सन वो हमेशा ही आपके आमने सामने रहते हैं, ही इज नॉट चेंजिंग द पोजिशन। तो आपको क्या लगता है रिलेटिवली कि वो रेस्ट में है, क्योंकि अगर गाड़ी चल रही है, आप अगर मोशन में हो तो वो भी मोशन में है, तो आपको वो लगता है कि वो रेस्ट में है। However, if you start looking outside, you would see that the trees are running backwards। Actually, are they running backwards? Trees को तो हम स्टेशनरी मान के चलते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो मोशन में नहीं है। So this way, these are relative to each other। So if the person who is there in the train with you, according to that person, the person sitting in front of him is at rest, and same is the case with that person। However, if there is a third person standing on the platform, for him the train is moving, and along with the train the two persons are moving, he would say that both the persons are in motion। However, according to them, they would look, if they look outside on the platform, they would see that that person is running backwards, ठीक है। so this way you can relate it। earth now revolve around the sun as well, revolutionary motion of the sun, ठीक है। तो इसमें हमारी जो चीज है उसको देखना है कि रेस्ट और मोशन जो है these are two relative terms। okay, अब फिजिकल क्वांटिटीज में हमने देखा था कि यूनिट्स की बात हमने की थी, उसके बाद कि यूनिट्स का हम डिस्कस करेंगे। नो यू रिमेंबर 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि सिंस ट्रेडिशनल टाइम, ओल्ड टाइम, पीपल वर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। किसी देश में कुछ चल रहा था, किसी कंट्री में कुछ और चल रहा था, तो इसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन और इनएक्यूरेसीज पैदा होती रहती थी। देयर वर सम सिस्टम्स, अगर हम रिसेंटली की भी बात करें, सिस्टम्स दैट वर प्रेवलेंट, एक MKS सिस्टम था। MKS सिस्टम में ये लेंथ, मास और टाइम, तीन हम फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं। तो MKS सिस्टम जिसमें ये लेंथ मीटर में मेजर होती थी, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड्स में। कहीं कहीं पे ये सिस्टम जो प्रेवलेंट था लेंथ सेंटीमीटर में, CGS सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये MKS हो गया, ठीक है। फिर ये आपका ग्राम्स में CGS, ठीक है। और FPS सिस्टम जो पर्टिकुलरली आजकल से यूके में ज्यादा यूज होता है, कुछ पाउंड जो मेजरमेंट मास के लिए यूज होता है, और सेकंड का सेकंड। In order to standardize all this, we came up with, हमने MKS सिस्टम को SI यूनिट में चेंज कर दिया, सिस्टम इंटरनेशनल। तो एक फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है which takes care of all this। तो बेसिकली बस यही इंपॉर्टेंस है इनकी। तो हमें ये रिमेंबर करना है कि हम SI यूनिट ही पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर। अगर CGS यूनिट कहा गया है या यूज़ करने को तो हम करेंगे,
नहीं तो ये MKS सिस्टम को ही हमने कन्वर्ट करके SI यूनिट में हम ले आए। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में रेस्ट और मोशन का समझने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज है ये, दो टर्म्स अलग अलग क्यों हैं। हमने डिफाइन किया था कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स किस लिए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये आप सिंपल वाला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर होम, ये आपका स्कूल है जिसको आप आजकल बहुत मिस कर रहे होंगे। Let's assume that 15 kilometer is the distance between your home and your school. ठीक है, आपको अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है। तो हम क्या करते हैं कि अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि ये रोड तो दोनों तरफ बना हुआ है, इस तरफ भी है इस तरफ भी है, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ डिनोट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इस तरफ अगर आप जा रहे हैं, और ये वाली उल्टी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जितना टाइम कवर किया है उसको हम जितना भी जिस तरफ भी वो जा रही है उसको आप ऐड करते रहिए। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की, कि दोनों को मतलब कैलकुलेट करने का तरीका भी डिफरेंट है। ठीक है, कैसे वो हम देखेंगे। अब मान लीजिए कि आप O से A तक पहुंच गए, तो अगर मैं आपको बोलता हूं डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा फ्रॉम O टू A, तो आप मुझे बता देंगे कि 15 किलोमीटर है। ठीक है, इजी। टोटल पाथ कितना है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 15 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, जिसको हम स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं, एंड द फाइनल पोजीशन जहां पे आप पहुंच गए। इस केस में अगर हम देखें, इसमें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना वाला हूँ वो पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज में स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, प्लस के साथ, प्लस वाली होती है, जीरो से बड़ी। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। अब डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें स्टार्टिंग पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन। अब स्टार्टिंग पोजीशन अपनी कौन सी थी, O, योर होम पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ पहुंच गए आप, स्कूल में। तो इनके बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, दिख रहा है आपको 15 किलोमीटर। सो दिस इज सेम। ठीक है, तो अभी O से लेके A तक की हम जर्नी की बात करते हैं, तो डिस्टेंस भी आपका 15 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 15 किलोमीटर। ठीक है, नाउ फ्रॉम A you started coming back and you have reached B. A से लेके B तक का जो ये डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ये 10 है, तो ऑब्वियसली अगर पूरा 15 है तो ये कितना रहेगा, 5 किलोमीटर। फ्रॉम O टू B कितना है, 5 किलोमीटर। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस को हम S से लिख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लिख लेंगे S के ऊपर ऐसे एरो, so that would be a sign for displacement and this S is for। अब हमने 15 किलोमीटर गए और वापस यहाँ पे 10 किलोमीटर हमने कवर किया। कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, 25। ठीक है, अब इस केस में हम देखें डिस्प्लेसमेंट O टू A और फिर A टू B, यहाँ पे O टू A और A टू B। ठीक है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमने इनिशियल पोजीशन कौन सी है, आपकी होम पोजीशन। अभी आप कहाँ पे हो, B।
इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है? 0 से लेके इस तरफ नंबर लाइन की तरफ सोचिए, प्लस की तरफ। तो ये +5, ये भी +5, प्लस स्केलर तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम पाथ ऐड कर रहे हैं, हम डायरेक्शन देख ही नहीं रहे। अब आप फाइनली अपने घर पे पहुंच गए। यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम O, went to school and then you are back to your home. अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखेंगे O to A, फिर उसके बाद A to O, 15 किलोमीटर जाने में और 15 ही वापस आने में, क्योंकि आप सीधा घर जा रहे हैं, इधर उधर नहीं भटक रहे। 30 किलोमीटर। नाउ लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट O to A, then A to O। आपने स्टार्ट कहां से किया था? घर से, योर स्टार्टिंग पोजीशन। आप वापस कहां आ गए? घर। फाइनल पोजीशन, डिफरेंस क्या है? 0। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। वैल्यू देखा आपने? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी 0 आ गई, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी अभी भी प्लस में चल रहा है। अब नेगेटिव की बारी। ओके, आप O से, घर से किसी काम की वजह से आप इस तरफ चले गए, ये आपकी बी पोजीशन, ये 10 किलोमीटर आपके घर से है। घर पे पहुंचे, बैग फेंका और सीधा ही बी की तरफ निकल गए। अब अगर हम टोटल जर्नी देखें, O to A, फिर A to O and then O to D, कितना हो गया? 15 किलोमीटर O to A plus A to O 15, another 15 and then O to D 10, टोटल कितना हो गया? 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ऐड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। However, let's see the displacement part. O to A, A to O and then O to D। यहां तक तो आप गए, वापस आके 0 डिस्प्लेसमेंट होगी। अब यहां पे D तक कितना शॉर्टेस्ट पाथ है? 10 किलोमीटर। और ये किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव। तो साथ में क्या आ गया? माइनस साइन। So that should explain you well that scalar quantities are always positive, vector quantities can be positive, negative or 0। दूसरी चीज जो है, इसको हम जो ऐड करते जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखिए, पर वेक्टर के केस में हम एक वेक्टर सम यूज करते हैं इनको कैलकुलेट करने का। जैसे अनदर एग्जांपल, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए खास, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए गोज टुवर्ड्स ईस्ट। ये आपका जैसे हमने चार्ट बना दिया, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और ये वेस्ट, ठीक है, जैसे आप ज्योग्राफी में करते हैं। एंड देन रीचेस बी, दिस इज एट 3 किलोमीटर अवे, एंड देन फ्रॉम बी टेक्स अ राइट टर्न, या फिर टेक्स साउथ 4 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट सी। अगर मैं आपसे सिर्फ बोलता हूँ डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए ए टू सी, तो आप क्या करने वाले हैं? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ठीक है। हाउएवर अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं ए टू सी, तो हमें क्या करना है? शॉर्टेस्ट पाथ देखना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन ए एंड एंडिंग पोजीशन सी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा एक ऐसे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम बना के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए सी would come as 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ज्यादा है, 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कम है।
सो इसमें हम वेक्टर सम यूज करते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। वो +1 में अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपके काम में आएगा। सो अनदर पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी। दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। सेकंड पॉइंट में distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Third, distance is always positive, displacement can always is always negative, positive or zero. Fourth point, distance, the value of distance is always either equal to displacement, जैसे हमने वो देखा था 15 किलोमीटर O to A, डिस्टेंस भी 15, डिस्प्लेसमेंट 15, या डिस्टेंस की वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगी। जब हम वापस आते हैं डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाती है, जीरो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, इट इज आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए एक मिनट। Okay, let me quickly erase it and moving on, let's study the concept of speed and velocity on same terms. The definition of speed is already known to us. Speed is distance covered per unit time. Velocity, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये है distance over time, distance covered per unit time. On the other hand, velocity को हम v से लिखते हैं, is, इसको भी आप s कहीं कंफ्यूज ना कर लें डिस्टेंस से। velocity जो है displacement over time, so the velocity is the rate of change of displacement. Okay, now speed definition होगी, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. मानिए speed को मैग्नीट्यूड में आप न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और velocity को हम डायरेक्शन भी चाहिए। हमें दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की क्या जरूरत है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्केलर क्वांटिटी स्पीड में मेजर करते हैं, और कई चीज़ों के लिए हमारा जो है वो डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी पता होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने समझाया। अगर आपको क्वालिटेटिवली सोचना है तो आप ऐसा सोचिए कि अगर आपको मान लो कि आपका कोई आप यहाँ पे है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, वो कह रहा है कि मैं आपसे 100 मीटर दूर हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा, आप मुझे दिख नहीं रहे, आप कहाँ पे हो? तो आप उसको क्या पूछोगे? पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा उसको कि आप किस तरफ खड़े हो, कहाँ से आ रहे हो? क्योंकि वो 100 मीटर जो है वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी। आप 100 मीटर हर तरफ डायरेक्शन की उसको ढूंढने तो जा नहीं सकते ना, ठीक है। सो दैट इज वेयर द डायरेक्शन कम्स इन। अब हमारी कार का पेट्रोल बर्न होता है, पेट्रोल यूज होता है, ठीक है। हम हर रोज के हर रोज घर से निकलते हैं, आप जिस तरफ जाएंगे आपने डिस्टेंस पास, इधर आप उधर चले गए, गाड़ी लेके इधर आ गए, इधर आ गए, तो क्या पेट्रोल बर्न करना बंद कर देगा? आप ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे, आपका स्पीडोमीटर जो गाड़ी में है वो आपको क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो योर कार इज मूविंग। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। इट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट विच डायरेक्शन आर यू गोइंग। आप यहाँ से, ये आपको मान लीजिए ये मोड़ है, ये आपने ध्यान जाना है, ठीक है, और ये अब मोगा से स्टार्ट करते हैं।
जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपने मोगा से लुधियाना जाना है तो आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, और इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन बन जाएगी। अगर आप यहाँ से जो ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप यहाँ से अगर आपने गाड़ी इस तरफ घुमा ली, आप 20 किलोमीटर इधर चले गए, फिर आपको याद आता है कि लुधियाना जाना था, अब आपको कितना जाना पड़ेगा? 20 + 60 80 किलोमीटर। ठीक है, आप हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं किस तरफ जाना। अगर हमें मोगा से लुधियाना जाना होगा, क्या हम मोगा से जालंधर, जालंधर से फिर लुधियाना जाएंगे? हमें रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी है एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। वी वुड ऑलवेज लुक फॉर द स्ट्रेट रोड्स। हम उसको ऐसे कर्व में ऐसे तो नहीं बना के रोड्स बनाएंगे। जहाँ पे हमारी मजबूरी होगी कि वहाँ पे कोई रास्ते में कोई गांव आ गया या कुछ हो गया, तो हमें थोड़ा कर्व देना पड़ता है, पर उसमें भी हम छोटा सा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तब हम ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपकी वेलोसिटी आती है विच इज पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव है, तो आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। अब डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? यही कि आप अपनी चूज की हुई डायरेक्शन में जा रहे हैं या किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लस और माइनस का बस यही एक फंडा है और कुछ नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी में भी यही चीज देखी जाती है कि वेलोसिटी आपको सिर्फ ये बताती है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है, ओके। नाउ डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी। अगेन बिकॉज दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कैन नेवर बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, हम देखेंगे कैसे। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव को हम देखेंगे। ओके, नाउ in reference to this we will study the concept of average speed. What is average speed? Average speed का फॉर्मूला मैथ्स में जैसे आपने पहले किया था, सिंपल है, क्योंकि ये स्पीड है तो यहाँ पे आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब किसी भी जर्नी में आप उसको पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं। कभी आप ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, कभी आप कम स्पीड से जाते हैं। आप मोगा से दिल्ली जा रहे हैं, आपने ये देखना है कि मैंने कितनी जैसे वो डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, ठीक है, आप चाहते हैं कि 6 घंटे में मैं पहुंच जाऊं, तो आप दिमाग में एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 480 किलोमीटर कवर करना है 6 घंटे में, तो मुझे 80 किलोमीटर हर घंटे कवर करना ही पड़ेगा। 80 किलोमीटर आप कंसिस्टेंटली मेक श्योर तो कर नहीं सकते कि आप 80 की स्पीड में जाएं। कभी ट्रैफिक आएगा, कभी आपको हाईवे मिलेगा जहां पे आप 80 से भी ज़्यादा जा सकते हो, बट ऑन एन एवरेज आपको 80 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करना है। आप ऐसा भी कर लेते हैं कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लिया, दूसरे घंटे में कई बार 60 रह जाता है। तो एवरेज स्पीड का कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। वो कहता है कि आपने कितना टाइम गाड़ी चलाई या बॉडी मूव की, कितने टाइम, उसमें टोटल डिस्टेंस आप कवर निकालिए, एवरेज स्पीड निकल आएगी। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अ ट्रेन travels 60 kilometer per hour for 0.52 hour। ये 52 मिनट्स नहीं है, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहले वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, 0.52 आवर, ये 52 ओवर 100 आवर्स है, और ये 30, जब स्पीड कम होगी, शायद ट्रैफिक आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स, एंड देन 70 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी क्योंकि पहुंचना था जल्दी, फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर।
एवरेज स्पीड AS निकालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमेंबर द फॉर्मूला एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम। कहीं पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, ये जर्नी टोटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले वो 60 की स्पीड वाली ये डिस्टेंस कवर निकाल लेंगे, फिर 30 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो निकाल लेंगे, फिर 70। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके D1 इज इक्वल टू 60 इंटू 0.52, D2 30 इंटू 0.24 किलोमीटर पर आवर, सॉरी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो किलोमीटर, और D3 70 स्पीड से 0.71। ठीक है, इनकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 31.2 किलोमीटर, इसकी आएगी 7.2 किलोमीटर, देन वी हैव 49.7 किलोमीटर। इनको ऐड करके आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड, पूरा डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 88.1 किलोमीटर आ गया। अब 88.1 किलोमीटर कितने टाइम में कवर हुए हैं? टाइम 0.52 प्लस 0.24 आवर्स और 0.71, इनको ऐड करके आपका 1.47 आवर्स आता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिखिए 88.1 डिवाइडेड बाय 1.47, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कुछ 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी निकली आपकी, या तकरीबन 60 की स्पीड से आपने ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। एज ए सेड टू यू अर्लियर, please subscribe to the videos, watch the videos more and more. That is the only way of learning. So keep watching, keep learning. Have a good day. Bye bye. So as I promised you, please make a note of these notes. Okay, so we'll meet soon in the next video lesson.